नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम भारतीय पूंजी बाजार को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं वित्त बाजार से। वित्त बाजार एक व्यापक बाजार होता है जहां पूंजी आधिक्य वाले क्षेत्रों से पूंजी के कमी वाले क्षेत्रों की ओर पूंजी का प्रवाह सुनिश्चित होता है। यहां पूंजी के आधिक्य वाले क्षेत्र से तात्पर्य क्या हुआ, राइट? जैसे क्या हो जाएंगे, बचतकर्ता हो जाएंगे, राइट? बचतकर्ता में कंपनी भी हो सकती है और व्यक्ति भी हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए कमाता है, राइट? और खर्चा करने के पास में उसके पास में जो भी सेविंग्स बचती हैं, राइट, जो भी उसके पास में बचता है वो उसकी सेविंग्स कहलाती हैं। साथ ही साथ कौन हो जाएंगे, निवेशकर्ता हो जाएंगे, राइट? तो निवेशकर्ता हो जाएंगे, बचतकर्ता हो जाएंगे, या फिर ऐसे कोई भी व्यक्ति या संस्था जिनके पास में कोई भी संपत्ति है। यदि बचतकर्ता, निवेशकर्ता या जिनके पास में संपत्ति है, वहां से यदि पूंजी का प्रवाह जिन क्षेत्रों, जैसे अगर हमने देखा तो उद्योग हो जाएंगे या फिर उपभोक्ता हो जाएंगे जिनको ऋण चाहिए ताकि वो अपने दैनिक जीवन की शिक्षा है, स्वास्थ्य है या विभिन्न वस्तुओं को खरीद सकें, राइट? वहां तक क्या करते हैं, पूंजी का प्रभाव होना चाहिए। तो वित्तीय बाजार एक व्यापक बाजार होता है जो कि पूंजी के आधिक्य वाले क्षेत्रों से पूंजी के कमी वाले क्षेत्रों की ओर पूंजी के प्रभाव को सुनिश्चित करता है। अर्थात वित्त बाजार बचत एवं निवेश को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ जो बचत होती है, बचत को निवेश के रूप में उद्योगों को या अन्य संस्थाओं को उपलब्ध कराकर देश में पूंजी निवेश को, पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है। प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी को प्रोत्साहित करने में अपनी भूमिका निभाता है। जो वित्त बाजार है यह दो प्रकार का होता है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, राइट? वित्त बाजार का वह भाग, राइट? तो वित्त बाजार का वह भाग जहां एक वर्ष से कम समय के लिए, राइट? तो वित्त बाजार का वह भाग जहां पर एक वर्ष से कम के लिए या अल्प समय के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय होता है या पूंजी का प्रवाह बना रहता है, उसे ही क्या कहा जाता है, मुद्रा बाजार कहा जाता है, जो कि संगठित, असंगठित और उप मुद्रा बाजार के रूप में विभाजित होता है। और मुद्रा बाजार को हम पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम पूंजी बाजार के बारे में चर्चा करेंगे। तो पूंजी बाजार की सबसे सरल परिभाषा तो यही होगी, पूंजी बाजार वित्त बाजार का वह भाग होता है जहां पर वित्तीय परिसंपत्तियों का या मुद्रा की उगाही का एक वर्ष से अधिक समय के लिए, या फिर हम क्या कहते हैं, मध्यम या दीर्घ समय के लिए मुद्रा का प्रवाह या वित्तीय परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय होता है। तो पूंजी बाजार वह बाजार होता है जहां पर मध्यम या दीर्घ समय के लिए या फिर एक वर्ष से अधिक के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय होता है। उसको ही क्या कहते हैं, पूंजी बाजार कहते हैं, जो कि फिर दो प्रकार का होता है, प्राथमिक पूंजी बाजार और द्वितीयक पूंजी बाजार, जिसको हम क्रम से समझते हैं। तो हम यहां पर अब पूंजी बाजार को डिटेल में समझते हैं, राइट? तो पूंजी बाजार दीर्घकालीन पूंजी का बाजार होता है, राइट? तो पूंजी बाजार दीर्घकालीन पूंजी का बाजार होता है जहां पर एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए या मध्यम या दीर्घ समय के लिए अंश पत्रों या ऋण इत्यादि के माध्यम से पूंजी का प्रवाह या पूंजी की क्या की जाती है, उगाही की जाती है। तो पूंजी बाजार एक दीर्घकालीन पूंजी का बाजार होता है जहां पर एक वर्ष से अधिक समय के लिए या फिर मध्यम या दीर्घ समय के लिए अंश पत्रों या ऋण के माध्यम से पूंजी का प्रवाह या पूंजी की उगाही की जाती है। साथ ही जो पूंजी बाजार है यह एक व्यापक अवधारणा होती है। पूंजी बाजार के तहत ही प्राथमिक बाजार, द्वितीयक पूंजी बाजार, दीर्घकालीन के लिए ऋण देने वाली संस्थाएं, डिवेंचर्स, बॉन्ड मार्केट, बैंक, राइट, तथा निवेशक और अन्य सभी औद्योगिक क्षेत्र के संस्थाएं जो कि दीर्घकालीन समय के लिए पूंजी उपलब्ध कराती हैं, वो सभी पूंजी बाजार के क्या होते हैं, भाग होते हैं। साथ ही साथ
पूंजी बाजार का महत्वपूर्ण कार्य है उन क्षेत्रों, अर्थात जहां पर पूंजी की अधिकता होती है उन क्षेत्रों से पूंजी का प्रवाह पूंजी की कमी वाले क्षेत्रों की ओर बनाए रखना है, ताकि बचत में भी बढ़ोतरी हो सके और निवेश में भी बढ़ोतरी हो सके। पूंजी बाजार बचत की जो गतिशीलता है वो प्रदान करता है और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भारतीय पूंजी बाजार है इसको हम फिर दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, सरकारी प्रतिभूति बाजार, और दूसरा क्या हो जाएगा, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार हो जाएगा। तो पूंजी बाजार जो है उसको दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या हो जाएगा, सरकारी प्रतिभूति बाजार, और दूसरा क्या हो जाएगा, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। फिर औद्योगिक जो प्रतिभूति बाजार होता है ये फिर दो भागों में बटा हुआ होता है। पहला क्या हो जाएगा, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार का पहला प्राथमिक बाजार, और दूसरा क्या हो जाएगा, द्वितीयक बाजार हो जाएगा। यहाँ पर प्राथमिक बाजार का सीधा तात्पर्य होता है कि जब कंपनियां पहली बार अपनी प्रतिभूतियों को खरीदती या बेचती हैं, राइट, तो उसको ही प्राथमिक बाजार कहते हैं। और द्वितीयक बाजार में जो पहले से निर्गमित शेयर होते हैं, राइट, उनका क्रय विक्रय किया जाता है, जिनको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं सरकारी प्रतिभूति बाजार, या क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट हो जाएगा। तो सरकारी प्रतिभूति बाजार या गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट वह बाजार होता है जहां पर सरकार सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद कर या बेचकर पूंजी की उगाही करती है तथा अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। देखिए, जब कभी भी सरकार को पूंजी की आवश्यकता होती है तो उस समय पे सरकार नोट नहीं छाप सकती है। हाँ, क्या कर सकती है, ऋण ले सकती है। अब ऋण कैसे लेंगे, सिक्योरिटी के माध्यम से। तो जो गवर्नमेंट प्रतिभूतियां होती हैं या सिक्योरिटियां होती हैं, राइट, ये सरकार आरबीआई को दे देती है और आरबीआई उन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से सरकार को पैसा दे देती है। अर्थात सरकार इन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के माध्यम से बाजार में पैसे की क्या करती है, उगाही करती है, राइट। तो सरकारी प्रतिभूति बाजार वह बाजार होता है जहां पर सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदी बिक्री होती है। साथ ही साथ सरकारी प्रतिभूति बाजार में केंद्रीय तथा राज्य सरकारें एवं स्वायत्त सार्वजनिक संस्थाएं जैसे पोर्ट ट्रस्ट हो जाएगा, राज्य विद्युत बोर्ड हो जाएगा एवं सार्वजनिक निगम द्वारा, साथ ही साथ अन्य सार्वजनिक एजेंसियां जैसे नाबार्ड है, IFCI है, इनके द्वारा जो निर्गमित प्रतिभूतियां हैं ये बेची या खरीदी जाती हैं। और जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, ये अत्यधिक क्या होती हैं, सुरक्षित होती हैं और कैसी होती हैं, जोखिम रहित होती हैं। उदाहरण के लिए आप मान के चलिए, अगर आपने किसी भी निजी व्यक्ति की सिक्योरिटी को खरीदा है, जैसे कोई भी एक NBFC हो जाएगी, राइट। अब आपने किसी NBFC की सिक्योरिटी को जो है 10 लाख रुपए में खरीदा है और उसने वादा किया कि वो 2 सालों में आपको 2 लाख का क्या दे देगा, एक तरीके से आपको इंटरेस्ट दे देगा। लेकिन अगर वो NBFC डूब जाएगी तो क्या आपको 12 लाख मिलने की उम्मीद नहीं है। परंतु सरकार वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगी, इसीलिए सरकार के द्वारा जो निर्गमित प्रतिभूतियां होती हैं वो सुरक्षित होती हैं और जोखिम रहित होती हैं, राइट। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो सबसे सुरक्षित होती हैं, सबसे जोखिम रहित होती हैं, लेकिन इन पर जो लाभ है वह भी क्या होता है, कम मिलता है। तो चूंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी सुरक्षित एवं जोखिम रहित होती हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गिल्ट एज मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि गिल्ट एज शब्द का अर्थ ही होता है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला। इसमें क्या जारी किए जाते हैं, ट्रेजरी बिल या बॉन्ड। दरअसल जब कभी भी सरकार को 1 वर्ष से कम समय के लिए ऋण की आवश्यकता होती है तो सरकार ट्रेजरी बिल को जारी करती है, और यदि अधिक समय के लिए अगर ऋण की आवश्यकता होती है तो सरकार जो बॉन्ड है वो क्या करती है, जारी करती है। क्लियर। अब दूसरा हो जाएगा यहाँ पर औद्योगिक प्रतिभूति बाजार हो जाएगा। तो देखिए, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार वह वित्तीय बाजार होता है जहां पर शेयर, प्रतिभूति, बॉन्ड, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड आदि का,
राइट। औद्योगिक क्षेत्र के लिए, किसके लिए? औद्योगिक क्षेत्र के लिए दीर्घकालीन पूंजी की व्यवस्था की जाती है। तो वह बाजार जिसमें शेयर, प्रतिभूति, बॉन्ड, डिवेंचर इत्यादि के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र के लिए दीर्घकालीन पूंजी की व्यवस्था की जाती है, उसे ही क्या कहा जाता है? औद्योगिक प्रतिभूति बाजार कहा जाता है, राइट। अर्थात अगर हम देखें तो किसी भी अर्थव्यवस्था में जो प्रतिभूति बाजार होता है वह एक ऐसा वित्तीय बाजार होता है जहां पर मांग और आपूर्ति के आधार पर जन सामान्य के बीच जो सिक्योरिटीज हैं उनकी खरीदी या क्या होती है? बिक्री होती है, और जो वित्तीय आवश्यकता होती है औद्योगिक क्षेत्र के लिए उनकी आपूर्ति होती है। अर्थात औद्योगिक प्रतिभूति बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर डिमांड एवं सप्लाई के आधार पर या फिर मांग एवं आपूर्ति के आधार पर शेयरों का क्रय विक्रय किया जाता है, राइट। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो जैसे कोई कंपनी है, अब कोई कंपनी जो है अच्छा काम कर रही है और कंपनी को अपनी शाखाएं बढ़ानी है, लेकिन कंपनी को अगर अपनी ब्रांचेस डालनी है और उसके पास में यदि पैसा नहीं है तो कंपनी क्या करेगी? अपने जो शेयर है, अपने शेयरों को क्या करेगी? बेच देगी, और शेयरों को बेच देगी तो उससे क्या होगा? कंपनी के पास में पैसा आएगा और कंपनी अपने विकास कार्यों को कर सकती है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर निवेशकों के मध्य शेयरों का क्रय विक्रय होता है, और इस माध्यम से कंपनियां अपने विस्तार एवं संचालन हेतु आसानी से पूंजी की उगाही कर लेती हैं या फिर एकत्रित कर लेती हैं। जो औद्योगिक प्रतिभूति बाजार होता है वह दो प्रकार का होता है, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार, राइट। तो जो प्राथमिक बाजार होता है, राइट, उसको हम फिर देसी प्राथमिक बाजार, राइट, और दूसरा क्या हो जाएगा? विदेशी, इन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। और दूसरा हो जाएगा द्वितीयक बाजार, जहां पर एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयरों की बिक्री होती है, राइट। तो जो प्राथमिक बाजार होता है, प्राथमिक बाजार में कंपनियां अपने शेयरों को बेचकर पूंजी की उगाही करती हैं, राइट। और पूंजी की उगाही वो देसी बाजार से भी कर सकती हैं, और कोई भी कंपनी यदि देसी बाजार से, राइट, या जिसको क्या कहा जाता है? घरेलू मार्केट भी कहा जाता है, तो कोई भी कंपनी अपने शेयर के माध्यम से या डिवेंचर के माध्यम से घरेलू स्तर पर पूंजी की उगाही कर सकती है। वो अपने शेयर जारी करेगी, शेयर को बेचकर जो भी पूंजी की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर लेगी। फिर कंपनियां विदेशी बाजार से भी क्या कर सकती हैं? पूंजी की उगाही कर सकती हैं। अर्थात अमेरिका में या यूरोप में या अन्य विदेशी बाजारों में एडीआर एवं जीडीआर जारी कर सकती हैं, और जब विदेशी लोग या विदेशी कंपनियां उनके एडीआर और जीडीआर खरीदेंगे तब भी कंपनियों के पास में क्या हो जाएगा? पैसा आ जाएगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो प्राथमिक बाजार है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो प्राथमिक बाजार क्या होता है? देखिए, प्राथमिक बाजार वह बाजार होता है जहां पर नए निर्गमन का क्या होता है? बाजार होता है, या नए निर्गमनों का जो है क्रय विक्रय किया जाता है, राइट। यहां पर इस शब्द को आप जो है पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट याद हो गया तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो प्राथमिक बाजार वह बाजार होता है जहां पर नए निर्गमों का खरीदी बिक्री होती है, या यह नए निर्गमनों का बाजार होता है। अर्थात हमारे देश में स्थापित कोई भी कंपनी हो जाएगी, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, राइट, पेटीएम की हो जाएगी, राइट, तो पेटीएम हो जाएगा, फोन पे हो जाएगा, जैसे पेटीएम हो जाएगा। अब पेटीएम को और कुछ, पेटीएम को अगर अपनी शाखाओं को विस्तार विदेशों में भी करना है और इसके लिए उसको रिसोर्सेज की आवश्यकता है, तो पेटीएम क्या करेगी? पेटीएम अपने शेयर को क्या करेगी? जारी करेगी। लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि जब पेटीएम पहली बार अपने शेयर जारी करेगी, राइट, तो वो उनकी बिक्री कहाँ पर होगी? प्राथमिक बाजार में होगी। तो प्राथमिक बाजार नए निर्गमनों का बाजार होता है। इसमें प्राथमिक रूप से स्थापित होने वाली नई कंपनियों के द्वारा, तो प्राथमिक रूप से स्थापित होने वाली नई कंपनियों के द्वारा शेयरों को पहली बार बेचा जाता है, राइट। और इस प्रकार जब भी कोई कंपनी अपने विस्तार के लिए या पूंजी की उगाही के लिए सबसे पहली बार शेयर जो है मार्केट में जारी करती है, तो
उसके शेयर को क्या कहा जाता है, आईपीओ कहा जाता है, या जैसे ही क्या कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है। तो एमसीक्यूज के लिए याद रखना, जब कोई नई कंपनी पहली बार बाजार में अपने शेयरों को लॉन्च करती है तो उन्हें ही आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है। साथ ही साथ प्राथमिक बाजार में, राइट, प्राथमिक बाजार में जो भी शेयर हो या प्रतिभूतियां हो वो खरीदने या बेचने के लिए आती हैं, वे मूल रूप से ऐसी प्रतिभूतियां होती हैं जिनका स्वामित्व जिसने उस प्रतिभूति का निर्गमन किया है उसके पास ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कंपनी ने अगर कोई भी सिक्योरिटी जारी की है या शेयर जारी किया है तो उनका अधिकार जिसने जारी किया है उसके पास ही होता है, अर्थात वह बाजार में पहली बार ही बिकने के लिए क्या होती है, आती है, राइट। और इस तरीके से इनको जो भी खरीदता है उसको प्राइमरी वित्तीय प्रपत्र धारक भी कहा जाता है। जो प्राथमिक बाजार होता है इसमें समता अंश और ऋणपत्र दोनों की खरीदी बिक्री हो सकती है। अब समता अंश क्या होता है, ऋणपत्र क्या होता है, इनको हम डिटेल से जो है आगे जाकर अगले लेक्चर में समझेंगे, राइट। साथ ही साथ नई कंपनियां जो हैं अभिगोपन, राइट, अभिगोपन या अंडर राइटिंग के माध्यम से इनके जो है शेयर्स बेचे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कोई भी कंपनी, राइट, कोई भी कंपनी प्राथमिक बाजार में घरेलू एवं विदेशी फंड दोनों से ही क्या कर सकती है, उगाही कर सकती है। तो घरेलू स्तर पर भी शेयर बेचकर जो है, राइट, फंड की उगाही कर सकती है और विदेशों में भी उगाही कर सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्राथमिक बाजार में किसी भी कंपनी के शेयर हो या प्रतिभूतियां हो सर्वदा क्या होती हैं, नई होती हैं, अर्थात अर्थव्यवस्था में ये पूंजी का निर्माण करती हैं। अब अर्थव्यवस्था में ये जो पूंजी का निर्माण होता है या जो प्रतिभूतियां खरीदी या बेची जाती हैं तो वो किस माध्यम से होती हैं, तो ये भी आप याद रखें। प्रतिभूति बाजार में प्रतिभूतियां निम्नलिखित विधियों द्वारा जो है जारी की जाती हैं, जिसमें क्या हो जाएगा, विवरण पुस्तिका के माध्यम से जनता को निर्गमन किया जाता है, ईआईपीओ हो जाएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, राइट इश्यू हो जाएगा। यहां से एमसीक्यूज बन सकते हैं, सब में डिटेल से अंतर समझना। सबसे पहला क्या हो जाएगा, विवरण पुस्तिका के माध्यम से जनता को शेयरों का निर्गमन किया जाता है, राइट। तो चूंकि जब पहली बार शेयर जारी करती तो उसको आईपीओ कहते हैं, और जब कोई भी कंपनी आईपीओ के संबंध में एक डिटेल क्या करती है, विवरण पुस्तिका जारी करती है और आम जनता को शेयर खरीदने के लिए कहती है तो उसको ही क्या कहा जाता है, पब्लिक इश्यू थ्रू क्या हो जाएगा, प्रोस्पेक्टस हो जाएगा। अर्थात कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपने कारोबार के बारे में पूरी जानकारी देती है। तो जब कंपनी अपने आईपीओ के संबंध में एक विवरण पुस्तिका जारी करती है तो उसको ही क्या कहा जाता है, विवरण पुस्तिका के माध्यम से जनता को आईपीओ का क्या हो जाएगा, निर्गमन हो जाएगा, राइट। दूसरा हो जाएगा ईआईपीओ हो जाएगा, राइट। ई का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, राइट। तो जब कोई भी कंपनी पहली बार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपनी शेयर जारी करती है तो उसे क्या कहा जाता है, ईआईपीओ कहा जाता है। और इसमें कंपनी अपने कुछ जो नामांकित दलाल होते हैं उनके माध्यम से ईआईपीओ के तहत जो है उगाही करती है। फिर क्या हो जाएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाएगा। देखिए, जब कोई भी नई कंपनी होती है जिसकी आम जनता में उतनी क्या होती है, जान पहचान नहीं होती है, या फिर वो उतनी फेमस नहीं होती है, या लोगों के बारे में उसको जानकारी नहीं होती है, और जाहिर सी बात है अगर कोई नई कंपनी अपने आईपीओ को जारी करेगी तो हो सकता है कि वो आसानी से जो है मार्केट से पूंजी की उगाही ना कर पाए, राइट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी पूंजी की उगाही के लिए अपने शेयरों की बिक्री तो करती है लेकिन मध्यस्थ कंपनी या संस्था के एजेंट के द्वारा, राइट। तो जब कंपनी किसी मध्यस्थ कंपनी, जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है, अब ये टाटा, राइट, टाटा ने इसका आईपीओ खरीद लिया और टाटा के माध्यम से अगर इसके आईपीओ जो है खरीदा बेचा जाएगा तो लोग सोचेंगे कि नहीं, टाटा अगर बीच में है तो हो ना हो इस कंपनी में जो है फायदे की स्थिति रहेगी, इसलिए इसके आईपीओ खरीद लेना चाहिए। तो जब
जब कंपनी अपने अंश पत्रों को या शेयरों को मध्यस्थ कंपनी या संस्था के माध्यम से विक्रय करती है तो उसको ही प्राइवेट प्लेसमेंट कहा जाता है। और इसमें जो बड़े निवेशक हैं या जोखिम पूंजी है या म्यूचुअल फंड है या बैंक इत्यादि को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। दरअसल इस प्रक्रिया में सबसे पहले निजी आवंटन के अंतर्गत, अर्थात निजी तरीके मतलब कंपनी के शुरुआत में ही निजी आवंटन के अंतर्गत कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनको पब्लिक ऑफर के पहले ही कुछ चुने हुए एवं बड़े निवेशकों, राइट, जैसे वित्तीय संस्था हो सकती है, बैंक्स हो सकती हैं, बीमा कंपनी हो सकती है, कोई चार्टेड फर्म हो सकती है, उनको पहले ही क्या कर दिया जाता है, निर्गमित कर दिया जाता है। फिर ये जो संस्थाएं होती हैं ये फिर उन आईपीओ को बाजार में क्या करती हैं, बेचती हैं। इस तरीके से प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जो है कंपनी पैसा जो है उगाही कर सकती है। अगला हो जाएगा राइट इश्यू। राइट इश्यू का मतलब क्या होता है, देखिए जब कोई भी कंपनी जो है, जब कोई भी कंपनी अपना एक्सपांड करना चाहती है और कंपनी को उसके लिए पैसे की जरूरत है और कंपनी ने अगर शेयर जारी किए और वो शेयर अगर अपने जो पहले से ही जिसके शेयर उन लोगों के पास थे उनको ही अगर उनका विक्रय कर देती है तो उसको ही क्या कहा जाता है, राइट इश्यू कहा जाता है। तो जब कंपनी अपना विस्तार करती है तो अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए अपने पूर्व के शेयर धारकों को ही जो है नए शेयरों का विक्रय कर देती है तो उसको ही क्या कहा जाता है, राइट इश्यू कहा जाता है। अब मैंने बताया था कि प्राथमिक बाजार में कोई भी कंपनी घरेलू या अंतरराष्ट्रीय स्तर दोनों से पैसे की क्या कर सकती है, उगाही कर सकती है। तो इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं कि आखिरकार कोई भी कंपनी, राइट, कोई भी कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे पैसे की उगाही करती है। दरअसल विदेशों से आर्थिक विकास के लिए विदेशी पूंजी का जो उपयोग है 1991 से पहले ना के बराबर था। 1991 में जो एलपीजी नीति अपनाई गई थी उसके बाद ही भारतीय कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार से कंपनी के विस्तार के लिए पूंजी की उगाही कर सकती हैं, राइट। और जो विदेशी पूंजी है वो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या विदेशी संस्थागत निवेश, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स इत्यादि के द्वारा जो है किया जा सकता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स क्या होती हैं, राइट। डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स का तात्पर्य ये हुआ कि अगर कोई भी कंपनी, यदि भारतीय कोई भी कंपनी अमेरिका में शेयर जारी करेगी तो पहली चीज तो ये कि अमेरिका में इस कंपनी को कोई जानता नहीं है, दूसरी चीज ये फ्रॉड भी हो सकता है, इसीलिए कंपनी को पहले एडीआर या जीडीआर में क्या होगा, पंजीकृत होना पड़ेगा। और जब वो एडीआर या जीडीआर में क्या हो जाएंगी, पंजीकृत हो जाएंगी, तो फिर वो विदेशों में अपने शेयर को क्या कर सकती हैं, जारी कर सकती हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो एडीआर का मतलब होता है अमेरिकी डिपॉजिट रिसीप्ट और जीडीआर का मतलब क्या हो जाएगा, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स हो जाएगा, राइट। और अगर विदेशी कंपनियों को भारत से पैसा उगाही करना है तो उनके लिए फिर इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स में पहले क्या होना पड़ेगा, पंजीकृत होना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स की अगर हम चर्चा करें तो जब भी कोई कंपनी विदेशों से पैसा उगाही करती है तो वह डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स को क्या करती है, निर्गमित करती है, राइट। और ये जो डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स होते हैं ये भारतीय कंपनियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्गमित नहीं किए जाते हैं बल्कि ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्गमित किए जाते हैं। भारत के डिपॉजिटरी जो रिसीप्ट्स होते हैं वो भारतीय कंपनियों द्वारा अधिकृत जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक हैं उनके द्वारा भारतीय कंपनी के जो समता अंश हैं वो खरीदे जाते हैं और फिर वो बाजार में बेचे जाते हैं। तो कुल मिलाकर जब भी भारतीय कंपनी को विदेश से पैसा उगाही करना है भारतीय कंपनियां डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स जो है जारी करती हैं, परंतु ये प्रत्यक्ष रूप से उनका निर्गमन नहीं कर सकती हैं। भारतीय कंपनियां जो अधिकृत ओवरसीज बैंक डिपॉजिटरी बैंक होती हैं उनके द्वारा एजीआर या जेडीआर को निर्गमित करती हैं, उनके माध्यम से फिर अमेरिका से या ग्लोबल मार्केट से पैसा उठाती हैं, राइट। ये जो एडीआर या जेडीआर होते हैं ये हस्तांतरण योग्य होते हैं अर्थात इनकी खरीदी बिक्री हो सकती है।
अब यहाँ पर ADR और GDR में अंतर क्या होता है उसको भी समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, जब भी भारतीय कंपनियों को यदि अमेरिकन मार्केट से पैसा उगाही करना है तो वह ADR अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स को क्या करती है, जारी करती है, और यदि यूरोपियन मार्केट से पैसे की उगाही करना है तो वह ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स को जारी करती है। अर्थात भारतीय कंपनी पहले अमेरिका के पूंजी बाजार में, राइट, या शेयर मार्केट में पंजीकृत होगी और फिर वो उस बैंक के माध्यम से ADR जारी करेगी। जो भी व्यक्ति ADR को खरीद लेगा तो इधर भारतीय कंपनी को उतनी पूंजी प्राप्त हो जाएगी। क्लियर। साथ ही साथ जो ADR या GDR है ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के एक भाग के रूप में जो है लिए जाते हैं। इसीलिए कोई भी कंपनी ADR या GDR जारी उतनी ही करती है, राइट, जितनी FDI नीति के अंतर्गत आते हैं, राइट। अर्थात इनका निर्गमन वर्तमान FDI नीति के अंतर्गत ही होता है एवं इन क्षेत्रों में ही होता है जहां पर FDI की क्या होती है, अनुमति होती है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स। तो जिस तरीके से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजार से फंड को जुटाती हैं, वैसे ही विदेशी कंपनियां भी भारतीय पूंजी बाजार से संसाधन या पूंजी जुटा सकती हैं और इसके लिए उनको IDR इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स को जारी करना होगा। इसके लिए सबसे पहले वो सेबी से अनुमति लेंगी। सेबी जब अनुमति दे देगी तो वो IDR जारी कर देंगे और जो भी भारतीय व्यक्ति या कंपनी IDR को खरीद लेगा तो वो पैसा उस कंपनी के पास में क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा या उसको पूंजी की प्राप्ति हो जाएगी। अब हम समझते हैं यहाँ पर द्वितीयक बाजार, राइट। तो द्वितीयक बाजार और प्राथमिक बाजार में क्या अंतर होता है, सीधी सी बात है, प्राथमिक बाजार वह पूंजी बाजार होता है, राइट, जिसमें किसी भी कंपनी के नए शेयर या नए प्रतिभूतियों की खरीदी बिक्री होती है, जबकि द्वितीयक पूंजी बाजार वह बाजार होता है जहां पहले से सूचीबद्ध कंपनियों के जो निर्गमित शेयर होते हैं उनकी क्रय बिक्री होती है। अर्थात द्वितीय बाजार में पहले से ही सूचीबद्ध कंपनियों के जो पूर्व निर्गमित शेयर होते हैं या प्रतिभूतियां होती हैं उनकी खरीदी बिक्री द्वितीयक बाजार में होती है। साथ ही साथ द्वितीयक बाजार में उन्हीं प्रतिभूतियों का, समता अंशों का, ऋण पत्रों का क्रय विक्रय किया जाता है जो स्टॉक मार्केट में पहले से ही सूचीबद्ध है। भारतीय जो द्वितीयक बाजार है उसमें दो भागों से शेयरों को खरीदा या बेचा जा सकता है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, कंपनियों के द्वारा, निगमों के द्वारा या वित्तीय मध्यस्थों के द्वारा पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों की खरीदी या बिक्री, या फिर क्या हो जाएगा, सरकारी प्रतिभूति या पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपनियां, निगमों या वित्तीय मध्यस्थों द्वारा पूर्व निर्गमित प्रतिभूति हैं उनकी खरीदी बिक्री। तो कंपनियों, निगमों, ये जो वित्तीय मध्यस्थ हैं उनके जो पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियां हैं उनकी खरीदी बिक्री मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से हो सकती है। तो जो भी स्टॉक एक्सचेंज मान्यता प्राप्त है उसके माध्यम से उन शेयरों की खरीदी बिक्री हो सकती है, या फिर हमारे देश का जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है NSE, इसके माध्यम से खरीदी बिक्री हो सकती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया या इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से। तो वहीं अगर हम बात करें सरकारी प्रतिभूति या पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स के लिए, तो सरकारी प्रतिभूति या पब्लिक सेक्टर जो बॉन्ड्स है उसके लिए द्वितीयक बाजार व्यवहार सब्सिडियरी जनरल लेजर के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। तो सरकारी प्रतिभूतियों की जो खरीदी बिक्री है वो सब्सिडियरी जनरल लेयर के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। और जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं, जो पब्लिक सेक्टर बॉन्ड है, उनका द्वितीयक बाजार में अल्पकालीन मुद्रा बाजार प्रपत्र जैसे ट्रेजरी बिल, या तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर सरकार को अल्प समय के लिए पैसे की जरूरत है तो सरकार ट्रेजरी बिल जारी कर सकती है और उस ट्रेजरी बिल की खरीदी बिक्री हो सकती है, या फिर दीर्घकालीन सरकारी बॉन्ड हो जाएंगे जो कि सरकार 5 से 20 वर्ष के लिए पैसा उगाही के लिए जारी करती है, राइट। इन प्रतिभूतियों की क्या होती है, ट्रेडिंग होती है। और मैंने पहले भी बताया है कि जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं उनकी ट्रेडिंग
प्राइमरी डीलर्स के द्वारा की जाती है। तो सरकारी प्रतिभूतियां मुख्य रूप से प्राइमरी डीलर्स के माध्यम से, बैंक के माध्यम से या वित्तीय संस्था या म्यूचुअल फंड से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा इसमें भाग लिया जाता है। तो ये हमने पूंजी बाजार को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।